बिल्कुल करिए आप। कि गहलोत साहब को भी मैंडेट नहीं मिला था। वो कहते ना अननेचुरल गठबंधन से सरकार बसपा को तोड़ा इधर उधर, उस बात पे लंबे नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन वो मैंने कहा कि दूध का जला छाछ भी फूकता है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई बहुत बागी हो गए। जितने बागी भी हुए थे परिवार के लोग थे, मैक्सिमम लोगों को मना लिया गया था। और उन गलतियों को याद करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम जनता के बीच में गए, जब हमारी स्वराज संकल्प यात्रा निकली और वसुंधरा जी ने देखा राजस्थान में किस तरह से जनता इस सरकार से त्रस्त थी और हम लोगों को जिस प्रकार से स्नेह और प्यार और कांग्रेस के प्रति लोगों का गुस्सा दिखा, तो इस दावे पे मैं 100% आपके चैनल पे कह के जाना चाहती हूँ कि सरकार तो हम बनाने जा रहे हैं। सुमन जी, 8 दिसंबर को ये चीजें सामने आएगी। सुमन जी, मुझे याद है 2003 में जब वसुंधरा राजे सिंधिया, मुझे याद है 2003 में जब वसुंधरा राजे सिंधिया जब लोगों के घर घर जाती थी, क्या नारा दिया था उन्होंने कि राजपूतों से कहती थी कि बेटी की लाज रखो, जाटों से कहती थी कि बहू को ताज दो, और गुजरों से कहती थी कि समाधि चुनरी आरक्षण का हक दिलाएंगी। और इसी के दम पे आपकी सत्ता में आपकी बीजेपी आई थी और मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा राजे सिंधिया। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी या दूसरे नेता या वसुंधरा राजे सिंधिया जो वोटें, जो सीटें हासिल नहीं कर पाई, क्या वो इस बार कर पाएंगी? ऐसा आपको लग रहा है? 2003 का ही नारा है, वो भी अभी उसी को हमने कायम किया है। हाँ। 36 कौम को लेके हम चलेंगे। ये बात वसुंधरा जी ने उस समय भी कही थी और आज भी यही कह रही है कि हम 36 कौम के हैं और 36 कौम को लेके चलेंगे। सभी को समाहित करके राजस्थान आगे बढ़ेगा। कोई एक जने दो जने के नेतागिरी से नेतागिरी आगे नहीं चलेगी राजस्थान की। और इसीलिए वसुंधरा राजे सिंधिया ने मैं जेपी शर्मा से पूछूंगा जी। जेपी जी, सुमन जी ने बात बड़ी अच्छी कही, सैद्धांतिक तौर पर 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। हरियाणा में भी लोग यही नारा देते हैं, लेकिन राजस्थान की मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत समझ इन दिनों आई है उससे मैं कह सकता हूं कि समझ नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुजर, मीणा और जाट, इन तीन को संभाल ले तो ही बेहतर नहीं पार। 36 छोड़िए, 33 छोड़ दीजिए, लेकिन ये तीनों एक साथ सधते नहीं ना, एक तराजू पर बैठते नहीं है। गलत तो नहीं करा जेपी जी? नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक को साधेंगे तो दूसरा भागेगा, दूसरे को साधेंगे तो पहला खिसक लेगा। ऐसा कौशल तो राजस्थान में कोई कर नहीं पाया कि तीनों को एक तराजू पर बैठाल दे। जी जेपी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी आप। राजेश पायलट को अगर आप याद करिए तो वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कुछ समय तक उनका जो आखिरी चुनाव था उससे 1 या 2 चुनाव पहले तक उन्होंने ऐसा किया कि उनके साथ मीणा भी थे, उनके साथ ब्राह्मण भी थे। उसके अलावा ताजा जो राजनीति रही है पिछले 1-2 दशक की, उसमें कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं हो पाया। और इस बार आपने जो कहा है जाट, गुर्जर और मीणा, ये 3 जो जातियां हैं जो बड़ा वोट बैंक बनाती हैं, ये तीनों आप यूं कह सकते हैं कि दिशाहीनता की अवस्था में हैं। अपना नेता इनको इस बार लग रहा है मुश्किल से ढूंढना। गुर्जर हैं, उनमें कई फाड़ हो चुके हैं। आप जानते हैं गुर्जर आंदोलन के 2-3 चरण हो गए, नाकामयाब रहे, कई नेता उभर गए, स्प्लिट हो गया। इसी तरह से जाटों में जो मदेरणा थे, मिर्धा थे, रामनारायण चौधरी थे, इन सब का अवसान हो चुका है। ये पुराने नेता कहीं अब या तो अब इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं और उनकी पीढ़ियां जो हैं उनकी विरासत को सही तरीके से संभाल नहीं पाई हैं। और जाटों में एक इस वक्त कश्मकश है। अगर चंद्रभान सिंह के बारे में जो कहा जा रहा है, अगर चंद्रभान सिंह झुंझुनू में निपट जाते हैं तो अगला जो चेहरा होगा वो वहीं का होगा। इस बात को आप भी जानते हैं, मेरे संकेत को आप समझ रहे होंगे। इसी तरह मीणा जो राजनीति है वो अभी तक कांग्रेस का जो वोट बैंक परंपरागत रूप से मीणा रहता आया है, मीणा एक अपना अलग वजूद किरोड़ीलाल मीणा के झंडे के नीचे खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो आप जो बात कह रहे हैं वो एकदम रिलेवेंट बात है आज की राजनीति में। राजस्थान की राजनीति सब जानते हैं, इस बात से भले ही सार्वजनिक रूप से मना किया जाता रहा हो कि यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ के जो चुनाव है वो काफी हद तक जाति आधारित होते हैं। और इस बार जो 3 बड़े वोट बैंक है वो तीनों कहीं ना कहीं दिशाहीन दिखाई दे रहे हैं। वही बात मैं सुमन जी को स्मरण कराऊं, अभी 4 रोज पहले हमने एक शो किया था सुमन जी, इन 3 जातियों के त्रिकोण पर। उसमें इन तीनों जातियों के जातीय समूह संगठन जो है उनके प्रमुख लोगों को बुलाया था, मीणा समाज से भी, गुर्जर समाज से भी और जाट समाज से भी। आश्चर्यजनक ढंग से मैंने अंत में पूछा कि भाई कौन बेहतर, पार्टियां तो 2 ही हैं आपके यहां, भाजपा और कांग्रेस। तो गुर्जर और मीणा समाज के प्रतिनिधियों ने तो आपकी भरपेट आलोचना की। उन्होंने कहा जी भाजपा तो कतई ठीक नहीं है। जाट समुदाय के प्रतिनिधि ने आपकी पक्षधरता की, वसुंधरा जी की पक्षधरता की। तो अगर इसको मैं कुछ भी हल्का सा भी आधार मानूं तो मीणा और गुर्जर अगर आपसे अलग है और जाट आपके साथ है तो इसमें इतनी बड़ी विजय की संभावना तो फिर मुझे नहीं दिखती। अगर 2 प्रमुख जातियां आपसे
अलग है या अलगाव महसूस कर रही है या आंशिक अलगाव महसूस कर रही है? सुमन जी, अमिताभ जी, आप ये बात कह रहे हैं, मैं उसको गंभीरता से भी ले रही हूँ कि गलत नहीं कह रहे होंगे। उन्होंने जो कहा, अब मैंने तो सुना नहीं, लेकिन आप कह रहे हो तो सत्य ही होगा। लेकिन जो राजस्थान में हम लोगों ने अपनी बिसात बिछाई है, जो चौसर बिछा है ये चुनाव का, उसमें जो दृश्य दिख रहा है हम लोगों को, क्योंकि गुर्जर और मीना की स्थिति, अगर मैं एक बात कहूं मोटे तौर पे, किरोड़ी सिंह वैंसला की स्थिति और किरोड़ी लाल मीना, दोनों का नाम राशि एक ही है, लेकिन उनमें इतने खाने बन गए हैं कि एक कोई व्यक्ति नेतृत्व एक जाति का नहीं कर सकता है कि मैं ही स्वयंभू लीडर हो गया गुर्जर का, या मैं ही नेता हो गया मीना समाज का। तो आज मुझे वो हालात राजस्थान में नजर नहीं आते। दूसरी एक बात आपको और याद दिलाना चाहूंगी अमिताभ जी, कि जब भैरव सिंह जी हुआ करते थे, मैं वसुंधरा जी की एक काबिलियत बताना चाहती हूँ आपको, कि वसुंधरा जी जब परिवर्तन यात्रा लेके राजस्थान में आई थी, तो राजस्थान के जेपी जी भी बहुत राजस्थान को देखते रहे हैं, याद होगा कि जाट और राजपूत कभी एक मंच पे नहीं आए, लेकिन वसुंधरा जी आई तो इन सभी कौमों को एक साथ करने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि हम 120 के सीट से पहली बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने मेजोरिटी से सरकार बनाई। तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन करने का मादा हमारी सुमन जी, सुमन जी, मेरे पास वक्त नहीं आधार पे मैं ये बात, सुमन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस पर हम चर्चा भी करते रहेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे। चलिए, आपने वसुंधरा राजे सिंधिया की खूबियां तो बता दी, अब जरा हमारे दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि कल जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं नरेंद्र मोदी, तो कितनी तैयारी आपकी पार्टी ने आपने कर रखी है वहां पर? देखिए, मैं आपको बताऊं ना कि तैयारी, चुनावी माहौल है, स्वाभाविक रूप से सभी कार्यकर्ता अलर्ट है, हमारे प्रत्याशी हैं, अपने नेता के लिए पलक पावरे बिछाएंगे ही, पूरी तैयारी है, कहीं कोई कमी नहीं है। और पूरे दावे से मैं आपके चैनल में कह के जा रही हूँ कि कल की सभा आप लोग भी देखेंगे, शानदार और जानदार हमारी सभा होगी। बिल्कुल, राहुल की चिंता हमें कहीं नहीं है। सुमन जी, हम तो साहबजादे को भी देखेंगे और शहजादे को भी देखेंगे, हम दोनों की रैलियों को देखेंगे, फिर हमारे साथ शाम को बैठेंगे, हमसे फिर बात करेंगे। जेपी शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। जेपी, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता तो खैर हमारे साथ नहीं आया, हालांकि उनको बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप वहां पर मौजूद हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है? क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यानी कि दोनों ही, शहजादे भी वहां पर हैं और साहबजादे भी वहां पर हैं, दोनों को वहां की जनता किस तरह की करेगी और किस तरह की तैयारियां, हमारे दर्शकों को बताइए। सरफराज, दो बातें हैं, एक को आप विश्लेषणात्मक तरीके से देख सकते हैं, दूसरी बात इंफॉर्मेटिव होगी। पहली बात यह है कि ये जो चुनाव विधानसभा चुनाव है, इसको आमतौर पर सेमीफाइनल कहा जाता है लोकसभा चुनाव का, लेकिन मैं इसको फेज 1 कहता हूं लोकसभा चुनाव का। जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पहले से भाजपा की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के सामने जहां ये चुनौती है, और कांग्रेस की जगह आप राहुल गांधी समझिए कि राहुल गांधी के सामने ये चुनौती है कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की वापसी हो, राजस्थान कहीं उनके हाथ से नहीं निकल जाए। इसके लिए कांग्रेस जितनी कोशिश कर सकती है उतनी कोशिश कर रही है, बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि चित्तौड़गढ़ में राहुल गांधी जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 में भी कांग्रेस है। मेवाड़ से जो जीत कर आता है वो राजस्थान में सरकार बनाता है जी। कोशिश ये है कांग्रेस की कि मेवाड़ को मजबूत किया जाए। उसके बाद वो बीकानेर जा रहे हैं। बीकानेर वो इलाका है जो बहुत सेंसिटिव इलाका राजनीति के लिहाज से माना जाता है, जहां से दिग्गजों का आना रहा है। दूसरा जो उनका स्थान है सभा का, वो बीकानेर है। कोशिश ये होगी कि चित्तौड़गढ़ में और बीकानेर में इतनी दमखम दिखा दी जाए कि पूरे प्रदेश में ये मैसेज परकोलेट किया जा सके कि कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से स्टैंड कर रही है। बिल्कुल जेपी शर्मा, इन दोनों रैलियों पर आप नजर बनाए रखिए, शहजादे पर आप नजर रखिए और साहबजादे पर नजर रखिए। कल इसी प्रोग्राम में हम कल आपसे बातचीत करेंगे। सुमन जी, आखिरी कमेंट चाहूंगा, क्या साहबजादे शहजादे पर भारी पड़ सकते हैं या शहजादे साहबजादे पर भारी पड़ेंगे? जरा बताइए, क्योंकि आपकी पार्टी बहुत तैयारी कर रही है। व्याख्या से उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर उनको साहबजादे बनाया है तो अपने शहजादे से भारी तो कांग्रेस के लोगों ने ही कर दिया। मैं मनीष तिवारी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कल की सभा का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, राजस्थान में पहले ही आके हमारे मोदी जी ने साबित कर दिया कि वो उनसे बहुत भारी है, उनसे उनकी तुलना करना बेमानी है। वो तो बिल्कुल अभी छोटे से बच्चे हैं, उस मासूम बच्चे के लिए मैं क्या कहूँ, वो इतनी सभाएं करके बहुत थके से भी नजर आ रहे हैं। वो मैंने बच्चे के लिए मैं कोई बस दुआ कर सकती हूँ। कभी माँ उनको जहर पीने की सलाह देती है कि ये बेटा जहर है मत पियो, लेकिन फिर भी पिलाती है। अब जो माँ अपने बेटे को जहर पिला रही हो, उस बच्चे के क्या हालात होंगे। मैं बड़ी संवेदना रखती हूँ राहुल गांधी। चलिए सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी जो हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, तकरीबन 2 दशक से ज्यादा हो गए, जो देश की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। अमिताभ जी,
कल दोनों नेता वहां पर मौजूद हैं, जिस तरीके से हमने अपने प्रोग्राम का नाम भी दिया है साहबजादे वर्सेस शहजादे, आप क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट। देखिए, पहले तो मैं सुमन जी से कहूंगा कि राष्ट्रीय बाल आयोग आपको नोटिस भेज देगा सुमन जी। बिल्कुल, मैं भी कहने वाला। अगर 40 साल की उम्र के व्यक्ति को आप बच्चा कहेंगी तो राष्ट्रीय बाल आयोग को नोटिस भेज देगा। मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं वो हमारे, इसलिए मुझे चिंता है उनकी। नहीं, वहां वो बोलेंगी तब चलेगा, बच्चा बोलेंगी तो राष्ट्रीय बाल आयोग कहेगा कि भाई ये तो नई डेफिनेशन हो गई, पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगा इसको स्वीकृत कराने। नई बहस शुरुआत हो जाएगी। दिल तो बच्चा है साहब, ये मान लो। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। चलिए, देखिए, मुझे लगता है कि दोनों नेताओं के सामने एक सी चुनौती है। मोदी जी का थोड़ा औरा बड़ा है अभी जी, वो राजनीति में ज्यादा परिपक्व है और मंचीय अनुभव उनके पास ज्यादा है राहुल गांधी से, इसलिए उनका प्रदर्शन परफॉर्मेंस मंच पर बहुत सुंदर लगती है। वो जानते हैं जनता को कैसे कैसे, जैसे वाजपेयी जी थे, मंच पर अद्भुत व्यक्तित्व नजर आता था उनका। आडवाणी जी का वैसा व्यक्तित्व मंच पर नहीं नजर आता। संगठन करता आडवाणी जी बेहतर है, लेकिन मंच के राजा वाजपेयी जी रहे। नरेंद्र मोदी जी मंच का इस्तेमाल करना जानते हैं, राहुल अभी सीख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इम्तिहान दोनों को देना है। बिल्कुल, मोदी जी को लड़ाई पार्टी के भीतर भी लड़नी है। मैंने कहा था एक बार कि इंदिरा जी, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन देश की नेता मालूम वो कब बनी सुमन जी? जब चुनाव जिता के लाई कांग्रेस को 71 में, तब देश ने नेता माना, पार्टी ने नेता माना। तो मोदी जी उम्मीदवार तो हो गए, लेकिन पार्टी भी उनको नेता तब मानेगी, जैसा अभी जेपी कह रहे थे, फर्स्ट राउंड में रिजल्ट अच्छा है और सेकंड राउंड में जीते। और राहुल जी का तो सब कुछ दांव पर है। मोदी जी कम से कम एक घर सुरक्षित है गुजरात उनका, बिल्कुल। राहुल बाबा का तो सब कुछ दांव पर है जी। उनके लिए यह 5 राज्य के चुनाव सबसे बड़ी चुनौती है। मैं कहूंगा कि अगर किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को कुछ खोना पाना है, सबसे बड़ी इम्तिहान में कोई पर्सनालिटी है इन राज्यों के चुनाव में, तो वो वहां के मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष नहीं है, राहुल जी हैं। बिल्कुल, पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरी कांग्रेस का शक्तिपीठ और स्वयं इनकी मां सोनिया जी सब टकटकी लगा के राहुल गांधी की परफॉर्मेंस को नापेंगे। इसलिए कल, अभी तक दोनों आए राजस्थान में, राहुल जी भी आए, मोदी जी भी आए, लेकिन तारीख एक नहीं रही, अलग अलग रहे, सीधे नहीं टकराए दो महाबली। कल दोनों महाबली एक ही समय पर, दोनों का प्राकट्योत्सव है राजस्थान में, इसलिए लोगों की नजर रहेगी और लोग देखेंगे। मेरे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि भीड़ पैमाना नहीं होता जी, तो मैं उनसे कहता हूं कि फिर मुझे बता दीजिए, वोट से पहले लोकतंत्र में क्या चीज पैमाना हो सकती है भीड़ के अलावा? वोट तो एक ही दिन होगा 5 वर्ष में एक बार। ये भीड़ है जो लगातार हमको बताती है कि किस पार्टी और नेता का सेंसेक्स कहां पर ऊपर गया और कहां नीचे गया। वही कसौटी कल होगी। वक्ता के तौर पर क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, वो सबके भाषण लगभग अब सामने आ गए। कोई नया, ना मोदी जी बहुत बोल रहे हैं, ना राहुल बोल रहे हैं। कल मेरी दृष्टि में सिर्फ पैमाना इतना होगा कि राजस्थान की जनता के दिल में किसको देखने और सुनने की चाहत अपेक्षाकृत ज्यादा है। उसी से अंदाज लगेगा कि 1 दिसंबर को किस पार्टी की स्थिति कहां पर जाके ठहरेगी। बिल्कुल अमिताभ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हमारी भी यानी समाचार प्लस की भी पैनी नजर रहेगी शहजादे पर भी और साहबजादे पर भी। पल पल का अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। जेपी शर्मा आपका, सुमन जी आपका, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार। सपने सबके होते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में कितने ही सपने टूट गए। पर सपने देखना जरूरी है। आओ राजस्थान का सपना पूरा करें।
वसुंधरा राजे के साथ चले और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और साथ चले।